हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है चैप्टर नंबर 17, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम करेंगे इंडिया अ वेलफेयर स्टेट यानी भारत एक कल्याणकारी राज्य। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा अगर उनके सिलेबस में ये चैप्टर है तो। ठीक है, और साथ में उन सभी बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा जो कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें जो है विस्तार पूर्वक हम चर्चा करते हैं और हर एक पहलू पर जो है प्रश्न उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हियर एज वी हैज seen in the lesson on fundamental right and fundamental duties. This is the most important lesson to review here. The fundamental rights provided in the Indian Constitution are primarily political rights here. The constitution maker were well aware that even if all the fundamental rights are truly enforced, the goal of Indian democracy would not be realized unless the people of India could avail of the social and economical rights. However, there is also alive to be a limitation of the abilities of Indian state, which attained independence after centuries of foregone rules and was at a low level of social economic development here. In that situation, if the economic and social right has been included in the list of fundamental rights here, the Indian state would have failed to be enforced, and this right because of its own limitation. But at the same time, these rights needed to be give a special importance. This was done by the including a separate chapter as a part 4th, the known as the directive principle of state policy in their constitution. There is an important point here. The next here, characteristics. There is important characteristics here. The directive principle of state policy, there is a characteristic important. The directive principle of state policy are guidelines to be centered and state government of India. This is the most important here. The guidelines to be centered and state government of India. The government must be keep this principle in the mind while the forming the law and policies. It is true that this provision of the Constitution of India are not justifiable, which means that these are not be enforceable by any court of law, but the principles are considered a fundamental in their governance of the country. It is a duty of the central and state government to apply this principle, making law to establish a just society in their country. This is the most important point here. It is duty of the central and state government to apply this principle in making law to establish a just society and country. This is the most important constitution here. The principles has been inspired by the directive principles stated in the Constitution of Ireland and also by the principles of Gandhian's philosophy. That's important. The main aim of these principles is to create a social and economic condition under the which
all the citizens can lead a good life. In other words, it is to establish social and economical democracy in a country. And this principle act as a yardstick in the hands of people to measuring the performance of government in the respect of the achieve the objective. All the executive agency have to be guided by these principles. Even the judiciary has to be keep them a mind while the deciding cases here. The next here, types of directive principles here. Types of directive principles. If you go through their directive principles state in the constitution, you will be find that there are different types. Some are concerned with their social economical development, and some are related to the Gandhians thought, and some to the foreign policy. There is the most important. Some related here social economic development, and some are related of Gandhi thought, and some are their foreign policy. The constitution does not be classify them under different heads. But for our better understanding, we may be classify them under the following specific categories. The first of all here, the principle promoting social and economic equality. And second here, principles related to Gandhi thought. And next here, principle related to the international peace and security. And the last here, miscellaneous principles here. These are the most important types of directive principles here. The first point here, principle promoting social and economical equality. You know that there is a content principles that are very important for realizing the goal of social and economical democracy in India. Many people in India has been to suffering from a social economical inequality since age. The following principle in the particle are aimed at the ensure economical and social equality. The first here, the state should be ensured for its people adequate mean of livelihood. And second here, the state should be ensured the fair distribution of the material resources of the country for the common good. And third here, the state should be distribute the wealth in such a way that the wealth is not concentrated in a few hands. And the next year, there should be a equal pay for equal work for both men and women. There is important here rules. The state is directed to be take step to impart compulsory and free education to the children up to the age of 14 years. And the state should be try to ensure participation of the worker in the management of the factory. That is important. Childhood and youth should be protested against exploitation. The man, women, and children should not be forced by the economical insist but to enter job and vocation, not be shorted to be their age or strength. There is a 7 point here. And the 8 here, the state should be ensured to be people the right to work, right to be education, and the right to be state assistance in the cases of the unemployment, old age, sickness, and disablement. And the next year, the state should be make a provision for the securing just and humane condition of their work for the workers and maternity relief for a woman. That's important here. On your screen, there's the most important two pictures show here. A social economical inequalities. There is a different picture but different things here. There is a social and economical inequality on our society. The next here, principle related to Gandhian thought here. Principle A, that is related to the Gandhian thought. Gandhian thinkings are promote a non-violent social order. Swaraj. Swaraj means self-rule. And Swaraj is a welfare for all. Sarvodaya is a welfare for all. And Swavalambam is a self-reliance. Swavalambam means self-reliance are the basic principles of Gandhi thought here. We are all aware to the Mahatma Gandhi's was it is a forefront of freedom movement. His philosophy and action guided not only our freedom movement but also their forming of Indian Constitution. The following directive principle in a particular reflect a Gandhian thought here. The most important point on your screen.
The first point here, the state shall be promote the educational and economical interest of the weaker section of society and the particular interest of scheduled caste and scheduled tribes here. And second point is here, the state shall take a step to organize their village panchayat, and this panchayat should be given such a power and authorities as mean to necessity to be enable them to function as a unit of self-government. The next year, the state shall be make effort to be prevent the consumptions of alcoholic drinkings and other harmful drugs. The state shall try to promote a cottage industry in a rural area. And the next year, the state shall be take step to improve their equality of livestock and ban to the slaughters and cow and cattle there's other match and draft cattle. The next year, principle related to international peace and security. The constitution maker included some principle which is a provide guidelines to our foreign policy, and these are: the state shall be promote international peace and security, and second year, the state shall be endeavors and maintain a just and honorable relation with the other nation. The next, the state shall be foster respect for international law and treated to the obligation. And the next, the state shall be encourage settlement of international debt by the arbitrations and materials agreement. The next year, miscellaneous principles here. Besides, there is some notable directive principle which do not come under any the above mentioned category. And these are four here. The state shall be endeavors to protect and improve the environment and to be a safety guard to the protest and wildlife of country. The state shall be take step for the maintenance and protection of the historical momentum and place their object of national importance. And the next year, the state shall aim to establish a uniform civil code for all citizens throughout the country. The state shall be take step to be separate the judiciary from executive. आगे जो हमारे समक्ष यहाँ पर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, राज्य के नीतिक निर्देश तत्व। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर राज्य के नीति निर्देश तत्व। जैसा कि हमने मूल अधिकार एवं कर्तव्य के पिछले पाठ में पढ़ा था और जाना था और हर एक पहलू पर विचार किया था, क्योंकि मूल अधिकार और कर्तव्य उस पाठ में बहुत ही हमने अच्छे से समझा था। कहते हैं भारत संविधान में शामिल किए गए मौलिक अधिकार मुख्यतः राजनीतिक अधिकार है। संविधान निर्माता इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि यदि सभी अधिकार को सही मायने में लागू कर दिया जाए तब भी भारत के लोगों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार के दिए बिना भारतीय लोकतंत्र के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता। तो बात तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि जो संविधान निर्माताओं ने इस बात को बहुत ही गंभीरतापूर्वक देखा कि लोगों को सामाजिक आर्थिक अधिकार दिए बिना जो है भारतीय लोकतंत्र के उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन वो उस समय भारत राज्य की कमजोरियों को भी जानते थे। भारत की कमजोरियों को उनको भली भांति ज्ञात था। उन्हें पता था कि भारत को सदियों के विदेशी शासन के बाद आज़ादी मिली थी और भारत का सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर बड़ा ही निम्न था, और उस स्थिति में यदि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को मूल अधिकार की सूची में शामिल किया जाता है तो भारत राज्य अपनी कुछ सीमाएं के कारण इनको लागू करने में सफल नहीं हो पाता है। तो ये बात तो सच्चाई है और इसमें कोई दो राय आज भी नहीं है, परंतु इन अधिकारों को विशेष महत्व दिए जाने की आवश्यकता थी। संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्व के नाम से एक अलग अध्याय भाग 4 जोड़कर उस आवश्यकता की पूर्ति की गई। देखिए जिन्होंने संविधान बनाया बहुत दूरदर्शी थे और उनको पता था कि अगर मॉडर्नाइज दुनिया भी आएगा फिर भी जो है बहुत से अधिकारों से लोगों को वंचित किया जाएगा, और आज इसी को देखने को हमें मिल रहा है। आज जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको जो है ज्ञान से दूर किया जाता है, जो कमाना चाहते हैं उनको पूरे पैसे सैलरी नहीं दी जा रही है। तो ये बहुत सी समस्याएं हैं, और ये मत सोचिए कि इसके प्रावधान नहीं बनाए गए हैं। इसके कानूनी तौर पे बहुत से प्रावधान बने हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपना इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन में दरवाज़ा खटखटाता है तो उनको इंसाफ नहीं मिलता है। कारण क्या होता है? क्योंकि बड़े बड़े लोग ठेकेदार जो होते हैं पुलिस वालों को पहले ही जो है पैसे दे देते हैं। और ये कुछ झूठ नहीं, सच्चाई है
कहते सच हमेशा कड़वी होती है, लेकिन इस सच्चाई से आप भी भली भांति परिचित हो, क्योंकि आम गरीबों को कौन सुनता है? आम गरीबों को सुनने वाला कोई ही नहीं है। सिर्फ आप राजनीतिक नेताओं के मुंह से ही आप सुन सकते हो कि गरीब कल्याण के हम कल्याण करते हैं। जब इलेक्शन आता है तो वो आपके घर पे खाना खाने आते हैं, आपके साथ जो है धान रोप करते हैं, धान लगाते हैं, आपके साथ जो है खेतों में हल चलाते हैं। तो ये सारे क्या है? अगर करना है तो लोगों की भलाई कीजिए। ये दिखा के क्या करना चाहते हो कि आप देश में उनके बहुत ही करीब आ रखे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं दिखावा करना है। हमें पता है कि आप राजगद्दी पे बैठते हो तो आपको मिट्टी नहीं लगना चाहिए। जब मिट्टी आपको नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छे कार्य तो करो जिससे लोग संतुष्ट हो। आज लोग संतुष्ट नहीं हैं। आपके रूल रेगुलेशन बनाने के कारण बहुत से लोगों की समस्याएं आ रही है। जो भारतीय संविधान में इस बात को प्रावधान नहीं की गई है, वो रूल रेगुलेशन आप लोग लागू कर रहे हो, जो सही नहीं है। सोचना पड़ेगा, आप लोगों को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भारत के भाग्य विधाता हो। और कहते हैं अगर एक सदी में कोई भी समय काल में कुछ गलतियां होती है तो इसका जो है बहुत से आने वाले जनरेशन को जो है प्रॉब्लमों का समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी जो विचारधारा रखते हो करते हो तो आने वाला जनरेशन भी उस पर डिपेंड होता है। तो इस बात को आपको गौर करना चाहिए और ध्यान में रख के आगे रूल रेगुलेशन बनाने का जो प्रावधान करने की आवश्यकता है, ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ये सारे संविधान हमारे सभी देश में लागू है, बट हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसको जो है देखा जाए। संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्वों को नाम से एक अलग ही हमारा अध्याय जोड़ने की जो है किया गया है वकालत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष विशेषताएं कहते हैं राज्य के नीति निर्देश तत्व भारत के केंद्रीय तथा राज्य सरकार के लिए दिशा निर्देश देती हैं। यानी हमारा जो है राज्य के नीति निर्देश तत्व वो आखिर क्या है? वो राज्य और केंद्रीय सरकार को दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन जब वो जानेंगे तभी ना उनको इस दिशा निर्देश के बारे में समझ पाएंगे। कानून और नीतियों के निर्माण के समय सरकार द्वारा इन सिद्धांतों को अध्ययन में रखना चाहिए। यानी देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ना, कानून और नीतियों के निर्माण के समय सरकार द्वारा इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं आज इस बात को जो है सच्चाई के साथ कह सकता हूँ कि जब भी कोई रूल रेगुलेशन बनता है तो वो इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं। क्योंकि वो ध्यान में कैसे रखेंगे? वो तो सोचते हैं कि ये किताबों में लिखी बात है, हम तो किताबें में रहने देंगे, हम तो अपना रूल रेगुलेशन चलाएंगे, क्योंकि तभी तो लोग हमें जानेंगे कि हम बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन ये सही नहीं है। कहते हैं उन महान नेताओं के कारण हमें आज़ादी मिली, आज हम खुले में सांस ले रहे हैं, तो उनकी ही महानता है। तो उनकी बातों को ध्यान में रख के अनुसरण करना कोई गलत बात नहीं रहती। यह सही है कि भारतीय संविधान में ये प्रावधान न्याय द्वारा जो है अपरिवर्तनीय नहीं है, जिसका अर्थ है कि ये किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, परंतु ये सिद्धांत देश के सरकारों के लिए मूलभूत माने गए हैं। और ये केंद्रीय और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि देश के न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए बनाए जाने वाले कानून के निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करें। जरूरी है। देखिए ये संविधान में लिखी गई है कि केंद्र तथा राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो देश में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए बनाए जाने वाले कानूनों के निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करें। और ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान में उल्लेखित निर्देश सिद्धांत तथा गांधीवाद दर्शन से प्रेरित है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य ऐसी सामाजिक और आर्थिक दशाओं का निर्माण करना है जिनके अंतर्गत सभी नागरिक अच्छे जीवन व्यतीत कर सकें। और दूसरे शब्दों में इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। और ये सिद्धांत आम लोगों के हाथों में एक दंड की तरह है, जिसके द्वारा लोग इन उद्देश्य की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों को माप सकें। कहते कार्यकारी एजेंसियां इन सिद्धांतों से निर्देशित होती है और यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी विभिन्न मामलों पर निर्णय करते समय इनको ध्यान में रखना होता है। अब देखिए उच्च न्यायालय को भी जो है इन रूल रेगुलेशन को जो है ध्यान देना पड़ता है। तो जनरल सी बात है, जब उच्च न्यायालय इन बातों को ध्यान दे सकती है तो कहते हैं बड़े बड़े मंत्री क्यों नहीं दे सकती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं संविधान में, हर बात की जो है बेखूबी रूल रेगुलेशन बनाई गई है, लेकिन आज इसको फॉलो करते हुए मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है निर्देशक तत्व के प्रकार, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्देशक तत्व के प्रकार, यदि आप संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ेंगे
तो पाएंगे कि ये विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित भी हैं, तो कुछ गांधीवादी विचारों तथा कुछ जो है विदेशी नीति से संबंधित भी है। संविधान द्वारा इनके विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, परंतु बेहतर समझ के लिए हम उन्हें जो निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिखाया गया है सामाजिक और आर्थिक समानताओं को बढ़ावा देने वाले कुछ सिद्धांत, दूसरा जो है गांधीवाद विचारधाराओं से संबंधित सिद्धांत, और तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित सिद्धांत और विविध सिद्धांत। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। निश्चित तत्व के प्रकार सामाजिक तथा आर्थिक समानताओं को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो भारत में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के लक्ष्यों को सरकार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यानी लोकतंत्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों सिद्धांत के बारे में, जानते हैं कि आखिर इसमें क्या बात बताई गई थी और ये हमारे देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब देखा जाए तो भारत में बहुत से लोग सदियों से सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं से पीड़ित रहे हैं। विशेषतः निम्नलिखित सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करती है। देखिए, सबसे पहले जो है हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, उद्देश्य और आर्थिक सामाजिक समानता सुनिश्चित करने वाले पॉइंट करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो चित्रों में भी कि यहाँ पर जो है डिफरेंट दो कंडीशन दिखाया गया है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दशाएं दिखाई गई है। यहाँ पर बाल मजदूरी करते हुए बच्चों को दिखाया गया है, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। और दूसरी जगह देख रहे होंगे कि महिलाओं और पुरुषों को जो है विभिन्न कामों के लिए जो है कहते हैं सैलरी एक समान नहीं है। कहते हैं ये सारे काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन इनको सैलरी डिफरेंस दी जा रही है। तो ये समाज में विद्यमान है और कई भी क्षेत्र में चले जाओ यही आपको नज़र आएगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि भारत जो है एक कल्याणकारी राज्य के रूप में है, जबकि कल्याणकारी राज्य के रूप में ये बात बताई गई है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिलाओं हो, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन मिलना चाहिए, लेकिन इनको सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का प्रावधान नहीं है। और दूसरी बात किया गया 14 साल के बच्चों तक की जो एजुकेशन जो है मुफ्त दी जाएगी, लेकिन यहाँ देखिए बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए चित्रों में दिखाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चित्र है और ये चित्र भी बहुत कुछ हमें समझाने के लिए पर्याप्त रहता है। अब चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित सिद्धांतों के उद्देश्य और आर्थिक सामाजिक समानताओं को सुनिश्चित करने वाले मुख्य रूप से कौन कौन से कारक हैं। पहली बात तो यही आता है कि राज्य द्वारा अपने लोगों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए। यानी राज्य द्वारा हर एक व्यक्ति को जो है आजीविका प्राप्त करने के जो है साधन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राज्य और देश के भौतिक संसाधनों का सामान्य हित में जो है न्याय संगत वितरण किया जाना चाहिए। यानी भौतिक संसाधन का जो है सामान्य रूप से न्याय संगत वितरण होना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। राज्य द्वारा आपदा का वितरण इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे आपदा का केंद्रीकरण कुछ हाथों में न हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है वास्तविक जीवन में। कहते हैं आज हमारे कहने के कुछ और है और करने के कुछ और रूल रेगुलेशन है। तो ये सच्चाई है और आप इससे मुँह नहीं मोड़ सकते। अगली पॉइंट का है फोर्थ, यही बात बताया कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन होना चाहिए। जैसे हम चित्र में भी देखे थे और मैंने बताया भी था कि दोनों पुरुष स्त्री सामान्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको सामान्य वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो आज भी समाज में विद्यमान है उसी तरह जैसे पहले थी। राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने कदम उठाएं। अगर आप चित्रों में देखे होंगे तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि 14 वर्ष से कम के हैं। तो आप समझ सकते हो कि राज्य जो है इस बात पर कभी भी गौर नहीं करती। और जनरली आप किसी भी शॉप में चले जाओगे, छोटे बच्चे आपको नज़र आ ही जाते हैं काम करते हुए। तो मैं ये कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन कहाँ है, ठीक है, राज्य के जो मंत्री लोग सब वो कहाँ हैं? अगर ये प्रावधान है तो इन पर कदम क्यों नहीं उठाई जा रही है? कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। अब क्या हम कह सकते हैं इसमें, क्योंकि वो लोग तो अपनी चलाते हैं। अगर वो लोग उनसे पंगा ले लेंगे बड़े बड़े जो है साहूकार के साथ, बहुत जो ट्रेडर के साथ, तो उनको वोटिंग में कौन पैसा देने वाला है? तो इसीलिए वो चुप रहते हैं। अब कहानी इसमें हम आगे नहीं कह सकते। राज्य को जो है उद्योग प्रबंधन में जो है श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास सदैव करना चाहिए। देखिए, राज्यों को श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान दिया गया है। उसके पश्चात है बच्चों और नवयुवकों की जो है शोषण की रक्षा की जानी चाहिए। यानी बच्चों और नवयुवकों को जो शोषण नहीं करना चाहिए, लेकिन आज कहते हैं सरकार ही जो है उनका शोषण कर रहा है, उनको एडमिशन ना दे के उनकी तरह से तरह के जो है रूल रेगुलेशन बना के। तो जो अगर कोई बड़े व्यक्ति इसको देखते हैं, सोच रहे हैं, तो इस पर ज़रूर इस पर जो है संज्ञान करें और जानें कि आखिर ये कैसी समस्याएं हैं
जो कि बच्चों और नागरिकों का आज शोषण जो है बड़े बड़े कानून के रखवाले कर रहे हैं। कहते हैं पुरुष की तरह बच्चे आर्थिक आवश्यकताओं के विवश होकर ऐसी नौकरियां एवं ऐसे रोजगार में न पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो, क्योंकि सरकार तो अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रही है बच्चों को। तो जर्नल सी बात है, वो ऐसे ही रोजगार करेंगे ना, ऐसे ही काम करें जो उनके लिए प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण आज के रूल रेगुलेशन के बनाने वाले बड़े बड़े लोग हैं, प्रशासन है, जो आज तरह तरह का रूल रेगुलेशन बना के आम लोगों को जो है एक कहते हैं ना, एक मचोर रही है, उसमें से खून निचोड़ रही है। आप चले जाइए, उन बच्चों से पूछिए जिनके साथ वो बुरा कर रहे हैं, तब आपको भी एहसास होगा कि सही में ये गलत है। इतने सालों से चले आए प्रावधानों को ये लोग ऐसे तोड़ मरोड़ रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं है। आप देखिए सरकार की नीतियाँ, एनसीईआरटी की बुक इतनी मोटी मोटी थी, पढ़ने में अच्छा था, बच्चों के लिए एजुकेट बनाने के लिए सही था, लेकिन आज देखिए सब छोटे छोटे पतले पतले बन गए हैं। तो इसका क्या मैं अर्थ समझूं कि बच्चा का मानसिकता बिगड़ गया है या सब प्रशासन बहुत ही आगे बढ़ गया है। इतने सालों से चले आए रूल रेगुलेशन को ये लोग ऐसे धजिया कर उड़ा रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं ऐसे करके आप क्या करके दिखाना चाहते हो कि आपके जो आने वाला जनरेशन होगा उनमें बच्चे बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत हाईफाई होंगे। आप गलत सोच रहे हो। अगर आप पुराने टाइम के बच्चों से बात कर लो और आज के बच्चों से बात कर लो, बहुत अंतर आपको खुद ही दिख जाएगा। जो पुराने समय में पढ़े हुए हैं उनसे और जो आज जो है ग्रेजुएशन डिग्री लेके हासिल करके बैठे पड़े हैं, उन दोनों की मुकाबला कर लो, 100% पुराने वाले जीत जाएंगे और आगे वाले नहीं जीतेंगे, क्योंकि उनमें ज्ञान की कोई होती ही नहीं है। तो ये बहुत ही जो है प्रशासन का दो रवैया है, जिसमें 53 सेंटर सदैव ही खंडित करेगा जब तक ये रूल रेगुलेशन बदलेगा नहीं। कहते राज्य के लोगों के लिए काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, बुद्धिअवस्था, बीमारी, विकलांगता जैसे मामलों में राज्य सहायता जो है प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये बात आम थी जो सरकार को सोचने की आवश्यकता है। राज्य को कामगारों के लिए काम की मानवीय दशाएं और महिलाओं के लिए जो है प्रसूति राहत को सुनिश्चित करने के प्रावधान करना चाहिए। अब देखिए ये बात भी मैं खंडन करूंगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी महिला है, अगर कहीं वो टीका के लिए जाते हैं तो वो लोग पता क्या कहते हैं, आप हरियाणा के हो, आप पंजाब के हो, आपका आधार कार्ड पंजाब में है तो हरियाणा में आप नहीं करवा सकते, अगर आप चंडीगढ़ के हो तो आप पंजाब में नहीं करवा सकते। जो प्रसूति महिलाएं हैं उनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये बहुत बड़ी विडंबना है और सरकार की बहुत घटिया नीति है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है गांधीवादी विचारधाराओं से संबंधित सिद्धांत। देखिए गांधीवादी विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। गांधी जी ने जो है हमारे भारत के जो हितों में बहुत सी बातें सोची जो उनके जरूरी था। गांधीवादी विचार अहिंसक समाज व्यवस्था को बढ़ावा देते थे। स्वराज यानी स्वयं शासन, सर्वोदय सभी का कल्याण और स्वावलंबन आत्मनिर्भरता आदि गांधीवादी विचारधारा के मूल्य सिद्धांत हैं। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणीय थे। उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। उनके दर्शन था, उनके कार्य ने केवल स्वतंत्रता आंदोलन का ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान के निर्माता का भी मार्गदर्शन किया और निम्नलिखित निर्देश तत्व के गांधीवाद विचारधारा से प्रतिबंधित होती है। चलिए देखते हैं गांधी जी ने कौन कौन से जो है विचारधाराओं को दिया था। तो देखिए विचारधारा यही है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को शैक्षिक और आर्थिक हितों की बढ़ावा देगा। महात्मा गांधी जी का ये प्रथम विचारधारा था। उसके बाद राज्य ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और इन पंचायतों के ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार दिया जाना चाहिए जो उन्हें स्वायत्त शासन के इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। उसके पश्चात उन्होंने दिया था कि राज्य मादक पदार्थों तथा अन्य हानिकारक औषधि आदि सेवन को रोकने का प्रयास करेगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग का बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और पांचवा विचारधारा जो था राज्य पशुधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाएगा और गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारुओं को वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। लेकिन ये संभव आज के समय में नहीं है। आजकल देखा जाए तो हर चीज़ विपरीत है। चलिए ये हमारे देश की विडंबना है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी सिद्धांत। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। संविधान निर्माता द्वारा कुछ ऐसे सिद्धांत का समावेश भी किया गया जो हमारे विदेश नीति संबंधी मामलों में हमें दिशा निर्देश देती हैं। यानी हमारे जो है संविधान निर्माताओं ने हर एक बात पे प्रावधान बनाया हुआ है। तो कहते हैं और अधिक बनाने की हमें ज़रूरत नहीं थी,
क्योंकि संविधान निर्माताओं ने हर बात को जो है फ्यूचर को जो ध्यान में रखते हुए सारे रूल रेगुलेशन बनाए थे। कहते हैं राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य अन्य राष्ट्र के साथ न्याय संगत और जो है सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और संघीय दायित्वों के प्रति आदर भाव विकसित करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो मध्यस्थता तथा अर्थात जो है पारंपरिक समझौते द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संबंधित विचारधारा थे जो संविधान निर्माताओं ने बखूबी इन बातों को रखा। उसके पश्चात है विविध सिद्धांत। देखिए, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश तत्व जो है श्रेणी में से किसी अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन ये फिर भी हैं। कहते हैं, देखिए कितना महत्वपूर्ण संविधान निर्माताओं ने बात को रखा। उन्होंने इन बातों को भी ध्यान दिया कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं प्रबंधन का और वन तथा वन्य जीवन का रक्षा का प्रयास करेगा। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण उन्होंने विचारधारा रखा इस पे। उसके पश्चात था राज्य राष्ट्रीय महत्व को जो है ऐतिहासिक स्मारक स्थानों एवं वस्तुओं के रखरखाव और संरक्षण के लिए कदम उठाएगा। तो राज्य के बहुत से कार्य हैं जो राज्य आज के समय में नहीं कर रहा है। राज्य पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा और राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका के पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। तो ये सारी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण थे, हर एक बात बहुत ही ज़रूरी था। कहते हैं संविधान बनाने वालों ने बहुत बात रखी गई। अगर इन्हीं बातों को अगर हम आज लेके चले तो जनरल सी बात है, हमारा देश जो है एक बहुत ही कल्याणकारी राज्य के रूप में बन सकता है। आज बहुत से प्रावधान हैं जिनको आज आम लोग से लेके बड़े बड़े लोग तक जो है खंडित कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के कल्याण के लिए उचित नहीं है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो संविधान निर्माताओं ने बनाया था वो बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने हर एक बात को देखा था, समझा था, जाना था। क्योंकि जिस समय उन्होंने ये संविधान बनाया उस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ों ने आम जनता को जिस दुख दशा दी थी उन बातों को जो है उन्होंने अपने संविधान बनाने में रखा। लेकिन आज के लोग जो हैं अलग ही करना चाहते हैं। आज हमारा जो संविधान बनाए हैं उनके सभी बातों को खंडन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और इसी बात के कारण मैं बहुत चिंतित हूँ और बहुत ही दुखी हूँ, हताश हूँ। लेकिन मैं आगे कुछ भी नहीं कहूँगा। अगर आपको ये बात समझ में आई, अच्छी लगी, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप ही एक माध्यम हो जिसके थ्रू मैं हर एक बच्चे तक पहुँच सकता हूँ और अपने विचारों से उनको अवगत करा सकता हूँ, ठीक है। इसलिए सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो उनको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ करना है और ये तब हो सकेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। सोचना नहीं है, विचार मत कीजिए। जो रेड बटन सब्सक्राइब को दिख रहा है सब्सक्राइब कीजिए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ सदैव के लिए जुड़ जाइए।